बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मोहम्मद शफीक, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम, और आज हमारा 5th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर का लफ्जी मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना, ब्लॉक कर देना। अब इसकी डेफिनेशन को देखें। A chemical substance which can react with enzyme but is not changed into product and block the active site temporarily or permanently। अब इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ मिलते हैं सबस्ट्रेट की जगह पे, लेकिन वो उनके जेन्युइन सबस्ट्रेट नहीं होते, इस वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, या तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को आर्जी तौर पे या मुकम्मल तौर पे उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, पॉइजन्स, साइनाइड्स, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करने वाले, सम ड्रग्स, केमिकल्स हैं जो ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? इनहिबिटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशंस के मुताबिक इसकी टाइप्स को देखें तो दो बड़ी टाइप हैं, एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और दूसरे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और रिवर्सिबल इनहिबिटर की फर्दर फिर दो टाइप हैं, जिसमें से एक कॉम्पिटिटिव है और दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग इरिवर्सिबल इनहिबिटर। जिस तरीके से इनके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसे इनहिबिटर जो ब्लॉक कर देंगे रिएक्शंस को, कैसे कि वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे और सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं होगी, और इस तरीके से वो अपनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज बना देंगे कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए से, और फिजिकली क्या कर देंगे, एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाती है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, और एंजाइम जो होता है वो वर्किंग के काबिल नहीं रहता। इस तरह के इनहिबिटर को एंजाइम के लिए लीव करना बहुत मुश्किल है, और परमानेंटली ये क्या रहते हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं। इस वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दूसरे हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान वीक लिंकेज होती है, और एंजाइम के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कंप्लीटली और पार्शियली बाय एडिंग सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें, बेसिकली यहां पे इस चीज को गौर से देखें, आपके सामने ये जो मॉडल दिखाया गया है, यहां सबस्ट्रेट है और इसी तरीके से यहां पे क्या मौजूद होता है, इनहिबिटर्स भी मौजूद होता है। अब इनहिबिटर यहां जब लग जाएगा तो क्योंकि वीक लिंकेज है, इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है, तो इस वजह से अगर सबस्ट्रेट की मिकदार को हम बढ़ा दें तो तब हम क्या कर सकते हैं, इस एंजाइम्स को रिकवर करवा सकते हैं, या एंजाइम अपने आप को रिकवर कर सकता है जब सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान, इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान क्या है, वीक लिंकेज है, यानी उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें कि इनकी बॉन्डिंग कोवलेंटली बॉन्डिंग है, इनकी वीक लिंकेज है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, ये उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ कि रिवर्सिबल इनहिबिटर की दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी हमने डिस्कस की थी पहले के नॉन कॉम्पिटिटिव। तो पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरफ आते हैं।
अब ये कंपीट किसको कर रहा है? ये बेसिकली कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। दीज आर सिमिलर टू सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर। एंजाइम जो ये इनहिबिटर है कॉम्पिटिटिव, ये सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। देयरफॉर दे आर सेलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट्स। आपको पता है कि एक्टिव साइट पे दो रीजन्स होती हैं, एक बाइंडिंग और एक कैटालिटिक। बाइंडिंग साइट का क्या मतलब होता है? रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना, और एक्टिव साइट्स को इनिशिएट करना कि वो कैटालाइज करे, कैटालिटिक साइट्स को। तो यहां पे बाइंडिंग साइट तो इसको क्या करेगी, वो सिलेक्ट कर लेगी, लेकिन अनएबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट्स। ये इस काबिल नहीं होगी कि वो एक्टिवेट कर सके कैटालिटिक साइट्स को और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। यहां पे देखें, ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव, रिजेम्बलेंस है, काफी हद तक मिलती जुलती इसकी स्ट्रक्चर्स है। अब ये इनहिबिटर्स कंपीट करके इसकी स्ट्रक्चर को, बाइंडिंग साइट्स ने इसको बाइंड करवा दिया और ये इनहिबिटर जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम के साथ। जबकि नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो था वो इस तरह का बनता है। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, उसकी शेप को क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई है, सक्सीनिक एसिड इज कैटालाइज्ड बाय सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, और वो प्रोडक्ट क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड्स। लेकिन अगर सक्सीनिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड्स लग जाए तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता। अब इसकी स्ट्रक्चर को गौर से देखें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे सामने सक्सीनिक एसिड जो है, बेसिकली ये 4 कार्बन कंपाउंड है, आप ये देख रहे हैं। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दोनों साइड्स पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो कार्बन 1, 2, 3 और ये 4 है। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज यानी ऐसा एंजाइम्स जो हाइड्रोजन की रिमूवल करेगा। तो जब हाइड्रोजन्स यहां से एक एक रिमूव होगा तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमने यहां पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। सिर्फ हाइड्रोजन की रिमूवल से क्या हुआ है कि सक्सीनिक एसिड्स को सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्यूमेरिक एसिड्स में। लेकिन यहां पर देखें, ये भी एक डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, लेकिन यहां कार्बन जो है वो 3 है। यहां कार्बन कितने थे, 4 थे, यहां 3 कार्बन है। जब सक्सीनिक एसिड की जगह पे मेलोनिक एसिड लग जाता है किसके अंदर, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। आपकी बुक के अंदर और वहां पर उसको डायग्राम की शक्ल में शो किया गया है, आप वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और समटाइम ये हो सकता है कि इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि ये सक्सीनिक एसिड्स, फ्यूमेरिक एसिड, या ये जो इक्वेशन है सक्सीनिक एसिड्स और इसका प्रोडक्ट जो फ्यूमेरिक एसिड्स बना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो है वो इक्वेशन जो है वो कंप्लीट्स आप लिख दें, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, they form enzyme inhibitor complex at a point other than the active sites. They change the structure of enzyme in such a way that even if genuine substrate bind, the active site catalysis does not occur. ये देखें, ये एक्टिव साइट है एंजाइम्स की, ये उसका सबस्ट्रेट था। अब यहां पे इनहिबिटर लग गया अदर देन द एक्टिव साइट्स। अब इसने क्या किया है कि जब जैसे ही यहां इनहिबिटर लगा है इस जगह पे, तो उसने इसकी एक्टिव साइट की शेप में क्या कर दी है, चेंज कर दी है। अब उसका जेन्युइन सबस्ट्रेट जो है वो अनेबल है इसके साथ बाइंड करने के लिए, तो इस वजह से भी प्रोडक्ट जो होते हैं वो नहीं बनते, क्योंकि सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाता और काइटोलाइसिस का अमल जो होता है वो खत्म हो जाता है।
इनहिबिटर का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक पीछे रह गया था, वो इनसे जरा डिफरेंट था। वो है कि सम एंजाइम्स जो होते हैं, सम रिएक्शन जो होते हैं, वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होते और उनके लिए मल्टीपल एंजाइम्स चाहिए होते हैं और वो बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन जाके कंप्लीट्स होते हैं। तो उनको हम कहते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन या एंजाइम टू एंजाइम चेन या एसोसिएशंस। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं कि एंजाइम में एक्ट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम एक चेन की फॉर्म में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो प्रोसीड होता है, जिसमें रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है और भी बहुत सारे इस तरह चेन रिएक्शन वाले मेटाबॉलिक पाथवे हैं। द एंजाइम फॉर दीज चेन रिएक्शंस आर नॉर्मली प्रेजेंट टुगेदर, या इकट्ठे होते हैं नॉर्मली इन अ प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी हैंडेड ओवर्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, यानी एक का जो सबस्ट्रेट होगा वो अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो अगले एंजाइम का क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट बन जाएगा और इस तरह चेन की फॉर्म में ये सिस्टम चलता जाएगा। द प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेप इज पाथवे आर ट्रांसफर टू द एंजाइम कैटालाइजिंग द नेक्स्ट, वो अगले में चला जाएगा। अब इस डायग्राम को गौर से देखें आप लोग कि ये इनिशियल सबस्ट्रेट है, एंजाइम 1 इसके लिए है प्रॉपर एंजाइम। उस एंजाइम 1 ने इस इनिशियल सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में कर दिया। बी अब एंजाइम 2 का क्या बन गया है, सबस्ट्रेट्स। एंजाइम 2 ने बी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सी प्रोडक्ट के अंदर। और एंजाइम 3 ने सी को एज अ सबस्ट्रेट लेते हुए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डी प्रोडक्ट्स के अंदर। और एंजाइम 4 ने क्या किया है, इसी डी को एज अ सबस्ट्रेट लेते हुए किस में कन्वर्ट कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट ई के अंदर। अब यहां पे दो चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, एक है फीडबैक इनहिबिशन और एक है प्रीकर्सर एक्टिवेशंस। प्रीकर्सर एक्टिवेशन यह है कि इनिशियल सबस्ट्रेट से कंटिन्यूसली यहां मैसेज जाता रहता है एक स्टेप फाइनल प्रोडक्ट से पहले तक, कि जब तक फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता और उसकी फाइनल प्रोडक्ट की एक मुकाम्मल कंसंट्रेशन जितनी भी चाहिए थी वो नहीं बनती, तब तक ये रिएक्शंस क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। और उसकी जो उसको सिग्नल है वो कौन भेज रहा है या मैसेज भेज रहा है, वो इनिशियल सबस्ट्रेट भेजता रहता है। जब ये फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, इस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, इस प्रोडक्ट को बचाने के लिए फिर नेचर के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये फिजिकली एनवायरमेंट्स के अंदर भी होता है, लैब के अंदर भी इस तरह हम करा सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल सिस्टम के एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली जब वो अपनी मुकम्मल कंसंट्रेशंस को रिगेन कर लेता है तो वो जाके किसके साथ अटैच हो जाता है, वो अटैच हो जाता है इनिशियल एंजाइम के साथ। अब हालांकि वो यहां 3 के साथ भी लग सकता था, 2 के साथ भी लग सकता था, 1 के साथ क्यों लगा है, वो इस वजह से कि उसकी 2 रीजंस हैं। एक रीजन तो यह है कि यहां पे जो प्रीकर्सर है सबस्ट्रेट का, उसको सेव किया जाए, उसको बचाया जाए। और सेकंड बात यह है कि एनर्जी को यहां से क्या किया जाए, बचाया जाए, उसको सेव किया जाए, उसको सेव किया जाए। तो इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट ने जाके क्या किया है, फर्स्ट एंजाइम के साथ कंप्लीट एक रिएक्ट करके, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट जो है इस एंजाइम का सबस्ट्रेट नहीं है, ये जब उसके साथ लगेगा तो ये बेसिकली एज अ इनहिबिटर होगा। उसने इस चीज को क्या कर दिया, यहीं से ही आगे जो इसकी कन्वर्जन थी उसको क्या कर दिया है, वो ब्लॉक कर दिया है, यहां से ही कट ऑफ कर दिया है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन था वो यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
अब इसकी डेफिनेशन देखें कि फीडबैक इनहिबिशन की डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि दोबारा सुने, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस, और जैसे ही प्रोडक्ट का लेवल एक्सीड करेगा फौरन क्या होगा, उस प्रोडक्ट की वजह से एंजाइम एक्टिविटी जो होगी यहां पे क्या कर जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशंस का नाम देते हैं। आज बेटा हमारा चैप्टर जो है ये क्लोज हो गया है, और इस चैप्टर के अंदर जस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, एक एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पिछले तो मैंने बता दिए थे आपको। एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक ये भी आ सकता है, ये डायग्राम भी एग्जाम में आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव में डिफरेंस आ सकता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आ सकता है डिफरेंस, और उसके साथ जो है इनहिबिटर की डेफिनेशन आ सकती है। उसके साथ उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो थे ऑप्टिमम पीएच, और उसके साथ जो था स्लाइड चेंज इन पीएच और एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाई एंजाइम डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, और उसके साथ एक्टिव साइड उसके रीजन, और उसके साथ जो है लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, और उसके साथ साथ जो है सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में डिफरेंस आ सकता है, एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम में डिफरेंस आ सकता है, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चंस बन सकता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में डिफरेंस आ सकता है, और कोफैक्टर पूछा जा सकता है, एक्टिवेटर पूछा जा सकता है, एंजाइम और कोएंजाइम में डिफरेंस आ सकता है। तो ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें, खुदा हाफिज़।